एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने कैथोड रेज तक देख लिया था कि कैसे कैथोड रे की डिस्कवरी हुई, किन किन साइंटिस्ट का उसमें रोल था। जे थॉमसन ने कैसे कैथोड रे की प्रॉपर्टीज की बेस पे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली। और अब जब ये पता हो गया कि इलेक्ट्रॉन में अब जब ये पता हो गया कि एटम में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं, जैसे उसका ई बाय एम वगैरह हमने निकाला था और देखा था ई बाय एम ऑफ कैथोड सब में एक जैसा रहता है, तो इससे पता लगा था कि जो कैथोड रेज जिन पार्टिकल्स की बनी है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, और उन फंडामेंटल पार्टिकल्स का चार्ज और मास अलग अलग एक्सपेरिमेंट से निकाला गया था। आपको याद है चार्ज किससे निकाला गया और मास किससे निकाला गया? चार्ज निकाला गया था मिल्कन सॉलिड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। तो अब जब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ढूंढ लिया गया तो ये हुआ कि हो सकता है इसका काउंटर पार्ट पॉजिटिव भी पाया जाता हो, क्योंकि एटम ओवरऑल न्यूट्रल रहता है। तो अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव का कोई पॉजिटिव भी अवश्य होना चाहिए, तभी एटम ओवरऑल न्यूट्रल रहता है। इसके लिए 1886 में एक साइंटिस्ट थे ई गोल्डस्टीन, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। वो एक्सपेरिमेंट अपना जो पुराना एक्सपेरिमेंट है कैथोड रे वाला डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, उससे जस्ट अपोजिट था। देखिए कैसे। जैसे पिछले डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि यहाँ कैथोड होता है और ये एनोड होता है। एनोड मीन्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड कैथोड मीन्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड। बच्चों पिछली बार हमने देखा था कि जो जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था, जो विलियम क्रूक्स और जूलियस प्लकर और जे थॉमसन ने मिलकर किया था, उसमें हमने एनोड में पोर्स बनाए थे, जिससे कि कैथोड से निकलने वाली रेज उन पोर्स से होते हुए यहां पास होती थी, और यहां पर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगी थी जहां कैथोड रेज डिटेक्ट हो जाती थी। अब इसमें जो ई गोल्डस्टीन ने किया है, उन्होंने इसको थोड़ा उलट दिया। इट मीन्स उन्होंने यहां पर कैथोड में परफोरेशन दी, जो होल्स थे वो कैथोड में बनाए गए। तो गोल्डस्टीन ने इस्तेमाल किया परफोरेटेड कैथोड। कैथोड इज नॉट नॉर्मल बट परफोरेटेड, मतलब इसमें छेद बने हुए, और यहां पर पीछे लगाया गया जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से जब कोई एटम टकराता है, आयन या इलेक्ट्रॉन कुछ भी, तो उसकी एनर्जी लेके जिंक सल्फाइड के एटम्स एक्साइट होते हैं और डी एक्साइट होते हैं, जिससे कि यहां पर चमक या फ्लोरेसेंस पैदा होती है। यही डिटेक्ट करने का तरीका है इन लाइट्स को, क्योंकि कैथोड हो चाहे एनोड रेज हो, ये हमें अपनी आंखों से नहीं दिख सकती, हम उसे सिर्फ डिटेक्ट कर सकते हैं, वो भी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से। तो देखिए क्या हुआ, जब सेम कंडीशंस क्रिएट की गई तो एनोड से भी एक रेज निकली जो कि इन होल्स से होते हुए यहां पर जिंक सल्फाइड से टकराई, जिससे यहां पे चमक आई। तो जब कैथोड के पीछे लगा हुआ जिंक सल्फाइड में भी फ्लोरेसेंस आया, तो इट मींस कैथोड में कहां से फ्लोरेसेंस आया? जाहिर है एनोड से कुछ निकल रहा होगा जो है चमक पैदा किया। तो इस सेटअप से हमने एनोड रेज की डिस्कवरी की, या उसी को हम कैनाल रेज भी बोलते हैं। एनोड रेज या कैनाल रेज इसी तरह से ढूंढी गई। अब इनकी और फर्दर स्टडी हुई और पता लगा कि ये एनोड रेज हैं क्या चीज। तो आइए देखते हैं।
यह देखा गया कि एनोड रेज जो होती हैं ये इमर्ज करती हैं एनोड से, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से, और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होती हैं, और इसमें E/m इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। तीनों चीजों को दोबारा पढ़ेंगे। एनोड रेज एनोड से निकलती हैं, पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, और चार्ज बाय मास रेशियो अलग अलग होता है अलग अलग गैसेस का। मतलब जो हम वो चैम्बर बनाते हैं ये इस ट्यूब में गैसेस ली जाती हैं। तो अगर हाइड्रोजन गैस लेंगे तो E/m वैल्यू कुछ और आएगी, हीलियम लेंगे तो E/m वैल्यू कुछ और आएगी, क्लोरीन लेंगे E/m वैल्यू कुछ और आएगी। तो हर गैसेस का E/m वैल्यू अलग अलग है। इससे पता लगता है कि एनोड रेज जिस भी पार्टिकल की बनी है वो कोई फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल पार्टिकल सभी में एक जैसे होते हैं। बात समझ में आई? अब देखिए कि E/m अलग अलग क्यों आ रहा था, एक्सप्लेन करते हैं इसे। और इस पार्ट को बहुत ध्यान से सुनना आप। देखिए ये परफोरेटेड कैथोड है, ये एनोड है, और यहां पे भरी होती है गैसेस। मान के चलते हैं कि यहां पर नाइट्रोजन गैस है। अब होगा कि जैसे हमने यहां पे 20,000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया, तो यहां से कैथोड रे निकलेंगी। देखिए कैथोड रे तो निकलेंगी। ऐसा थोड़ी कि जब हम कैथोड रे के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कैथोड रे निकलेगी, जब एनोड रे का कर रहे हैं तो नहीं निकलेगी। यहां से कैथोड रेज निकलेंगी, यहां से कैथोड रेज निकलेंगी, और ये ट्यूब में जो मौजूद गैस है इसे आयनाइज करेंगी। आयनाइज करना थोड़ा डिटेल में समझिए, देखिए क्या होता है। जैसे हमारा ये हमने बताया यहां पर नाइट्रोजन गैस भरी हुई है, इसमें एक नाइट्रोजन का एटम आप ले लीजिए। यहां हजारों एटम है नाइट्रोजन के, करोड़ों, उसमें एक एटम लेते हैं, ये उसका न्यूक्लियस है और ये उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब कैथोड रेज निकलेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन आकर नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेंगे, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन इधर उधर बाहर छितरा जाएंगे, बिखर जाएंगे। नाइट्रोजन के एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब नाइट्रोजन के एटम पे कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी से निकल जाए तो उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो नाइट्रोजन का ये जो एटम था वो आयन बन चुका है, पॉजिटिव आयन, और ये आयन इस नेगेटिव कैथोड से अट्रैक्ट होगा। जाहिर इसमें -20,000 वोल्ट का अट्रैक्शन है, तो ये इस तरफ चला आएगा, और यहाँ पे परफोरेटेड है, ये छेद है इसमें, तो छेद से निकल के यहाँ जिंक सल्फाइड पे टकराएगा और यहाँ चमक पैदा करेगा। तो एक्चुअली एनोड रेज इज नथिंग बट चार्ज्ड आयंस ऑफ द गैस। दोबारा समझिए, एनोड रे जो है वो भी पार्टिकल की बनी हुई है, लेकिन वो कोई फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है इलेक्ट्रॉन की तरह, वो आयन है, किसी भी गैस का पॉजिटिव आयन। अब आप सोचेंगे कि जब ये पॉजिटिव आयन है किसी भी गैस के, तो इनसे प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसी? तो देखिए, अगर यहां पे नाइट्रोजन लिया है तो +7 का चार्ज होगा इस पे, लेकिन अगर इसी जगह हमने हाइड्रोजन का एटम लिया, मान लीजिए हमने हाइड्रोजन का एटम लिया, ये क्या है? हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो जब कैथोड रेज से इलेक्ट्रॉन निकले और उन्होंने इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ये इसकी शेल खत्म हो गई। अब ये जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बचा, एक्चुअली ये है क्या? हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में खाली एक प्रोटॉन ही तो होता है पूरे में, तो एक्चुअली दिस इज
अ सिंगल प्रोटॉन। तो जो सबसे छोटी पार्टिकल मिले, जैसे एनोड रेस किसी की भी बन सकती है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, किसी की भी। जब हाइड्रोजन का एनोड रे बनाया गया तो सबसे छोटे पार्टिकल्स हमें मिले, जिसको कि हमने नाम दिया प्रोटॉन। क्योंकि इससे छोटा पार्टिकल कोई नहीं था, इसलिए हमने इसे पॉजिटिव फंडामेंटल पार्टिकल माना, इसी को नाम दिया गया प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की जब और प्रॉपर्टीज पढ़ी गई, प्रोटॉन मीन्स हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, प्रोटॉन की और प्रॉपर्टीज पढ़ी गई तो देखा गया कि इसका चार्ज बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही है। तो इट मीन्स जिस तरह इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है, तो प्रोटॉन भी एक फंडामेंटल पार्टिकल ही है। और इसका मास भी निकाल लिया गया। वन 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये 1.672 होता है एक्चुअली। न्यूट्रॉन इससे भारी होता है, 1.675 होता है उसका। तो ये प्रोटॉन के चार्ज और मास कैलकुलेट हो गए, इसी एक्सपेरिमेंट से आया ये चीज। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुरंत आ गया। गोल्डस्टीन का जो एक्सपेरिमेंट था, ये कब हुआ था गोल्डस्टीन का एक्सपेरिमेंट? 1886 में। लेकिन जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुई है, ये 1919 में हुई है जाकर। देखिए कितना अंतर है दोनों में। क्योंकि इन्होंने बताया कि एनोड रेस कैसे बनती है, फिर हर एक गैस की एनोड रेस बनाई गई होंगी। लास्ट में देखा होगा कि हाइड्रोजन का जो एनोड रे बनता है, वो पार्टिकल, वो सबसे छोटा है, और उससे छोटा पॉजिटिव चार्ज कोई पॉसिबल नहीं है। तो उसी हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज को हमने फंडामेंटल चार्ज मान लिया, और उसी को नाम दे दिया गया प्रोटॉन। तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, इसके बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई। अब साइंटिस्ट, जो साइंस वर्ल्ड था, इसमें एक हलचल मची कि जब एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ऑब्वियसली ये न्यूट्रल भी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज भी कर रहे हैं, तो ये एटम में किस तरह से सेट होते हैं, इस पे स्टडी होने लगी। तो अलग अलग साइंटिस्ट को इनवाइट किया गया कि आप अपने अपने विचार दीजिए, एटॉमिक मॉडल तैयार करिए। तो उसमें सबसे पहला जो एटॉमिक मॉडल आया, वो जे थॉमसन का आया। वही सीनियर साइंटिस्ट थे, इसी चीज पे काम कर रहे थे कई सालों से। तो जे थॉमसन ने सबसे पहले अपना एक मॉडल दिया, जे थॉमसन मॉडल। इनके मॉडल को आप लोग जानते होंगे, प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं, या वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। और हर टीचर लगभग ये चीज पढ़ाता है कि तरबूज की तरह माना उन्होंने एटम को, कि पूरे में पॉजिटिव चार्ज है, पूरे में बिखरा हुआ, और बीच बीच में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। लेकिन इतने से आपका काम नहीं चलने वाला, सिर्फ इतना जानना काफी नहीं है। ये उनका एटॉमिक मॉडल था, ठीक है। जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था, उसने क्या चीज एक्सप्लेन किया और क्या चीज नहीं एक्सप्लेन किया, इस पे भी हमें स्टडी करनी है। इट एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन किया? न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। इस चीज को ध्यान दो। आमतौर पे लोग कह देते हैं बस ये मॉडल था और डिस्कार्ड हो गया, ऐसा नहीं चलेगा।
इन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया। तो इसने न्यूट्रलिटी ऑफ मॉडल को एक्सप्लेन किया था। एटम न्यूट्रल क्यों है, ये इस मॉडल ने एक्सप्लेन किया था। ये मॉडल था क्या? इस मॉडल में इन्होंने बताया कि किसी भी एटम में पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह से उसके अंदर भरा हुआ है और उसमें निगेटिव चार्ज एम्बेडेड है। इसे ध्यान से समझिए। इसमें उन्होंने ये भी बताया कि एटम का मास पूरी बॉडी में फैला हुआ है। इसका एक एग्जांपल, तो जैसे फुटबॉल होती है, फुटबॉल में अंदर तो हवा भरी होती है, उसका जो भी वजन होता है फुटबॉल का, उसके कवर की वजह से होता है। तो हम ये कहेंगे कि फुटबॉल का जो मास है वो उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड, ओनली ऑन सरफेस, क्योंकि अंदर बल्क में, अंदर की बॉडी में सिर्फ हवा है। और वहीं आप एक क्ले लीजिए, मिट्टी, उस क्ले को दबा दबा के एक गोला बनाइए। अब इसमें अंदर तक पूरा भरा हुआ है मिट्टी, तो मास जो है हम कहेंगे कि इसका मास पूरी बॉडी में फैला हुआ है। तो जे थॉमसन ने ये बताया कि एटम का मास पूरी बॉडी में है, उसकी सरफेस पे ही नहीं है, सेंटर में नहीं है, पूरी बॉडी में फैला हुआ है। जिस तरह से एक मिट्टी के गोले का पूरी अंदर से लेकर बाहर तक हर जगह मास होता है। तो ये इनका मॉडल था। और न्यूट्रलिटी ऑफ एटम ये एक्सप्लेन करता था कि पॉजिटिव और न्यूट्रलाइज्ड बाय नेगेटिव, ये दिखा रहा था। जे थॉमसन को नोबेल प्राइज भी मिला था, लेकिन ध्यान दीजिएगा, जे थॉमसन को नोबेल प्राइज इस मॉडल की वजह से नहीं मिला था। कुछ लोग गलत पढ़ाते हैं कि जे थॉमसन को इस मॉडल के लिए नोबेल प्राइज मिला, बिल्कुल सरासर गलत। जे थॉमसन को नोबेल प्राइज मिला, लेकिन वो नोबेल प्राइज था, इन्होंने शो किया था कि गैसेस को कंडक्ट बनाया जा सकता है, कंडक्टर बनाया जा सकता है, और उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास की जा सकती है। तो नोबेल प्राइज मिला था फॉर कंडक्शन ऑफ करंट, इलेक्ट्रिसिटी इन गैसेस। वो गैसेस को आयनाइज कराकर किस तरह गैसेस में करंट भेजनी है एक जगह से दूसरी जगह, ये बहुत बड़ा काम है, वायरलेस करंट। तो गैसेस में करंट भेजना, इलेक्ट्रिसिटी भेजना, उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था, इस काम के लिए, ना कि इस मॉडल के लिए। ध्यान रहे इसमें। चलिए, जे थॉमसन का मॉडल खत्म हुआ। इससे बाकी सब तो नहीं पता लगा, लेकिन दो चीजें पता लगी कि इन्हें पुडिंग और वाटरमेलन का शौक रहा होगा। अब अगला मॉडल हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड एक बहुत रिच, सुपर रिच साइंटिस्ट थे। साइंस के वर्ल्ड में उनका बहुत जलवा था, और उनके नीचे लोग पीएचडी करते थे बहुत सारे। तो रदरफोर्ड के ही स्टूडेंट्स थे दो, नाम था गीगर एंड मार्सडन। इस नाम से ही क्वेश्चन आया था, तब से इन दोनों का नाम भी याद किया जाने लगा, नहीं तो उसे सब लोग रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ही कहा करते थे। गीगर एंड मार्सडन रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे, इसलिए इनका जो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है वो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है, मगर परफॉर्म इन्होंने किया था। एक्सपेरिमेंट था क्या, ध्यान से देखिए। यहां पर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख लिया गया, जो कि अल्फा रेज का एक अच्छा सोर्स होगा। यहां से अल्फा रेज आएंगी। अल्फा रेज एक्चुअली रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होती है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का न्यूक्लियस बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, जैसे उसी न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन भर गए हैं, तो बहुत अनस्टेबल होता है। जैसे किसी गुब्बारे में बहुत हवा भर दें, हल्की सी पिन चुभ जाए, फूट जाएगा। तो वैसे ही रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के न्यूक्लियस में बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भरे होते हैं, तो वो स्टेबल होने के लिए उन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के छोटे छोटे पैकेट बनाकर उन्हें फेंकता रहता है। इन्हीं स्मॉल पैकेट्स को हम अल्फा रेज बोलते हैं। अल्फा पार्टिकल में
2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं, यही अल्फा पार्टिकल। और सेम कॉम्पोजिशन हीलियम के न्यूक्लियस में भी होता है, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इट मींस 2 प्रोटॉन है उसके अंदर, तो इसलिए हम इसे हीलियम न्यूक्लियस से कंपेयर करते हैं। ऐसा नहीं कि अल्फा हीलियम न्यूक्लियस ही है, अल्फा रे निकलती है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस के अंदर से, हीलियम को आयनाइज करके अल्फा रे नहीं बनाई जाती, ध्यान दीजिए। तो अल्फा रेज को इन्होंने स्ट्राइक किया गोल्ड की फॉइल पे। गोल्ड की फॉइल क्यों? क्योंकि गोल्ड ऐसा मेलेबल एलिमेंट है कि उसको हम कितना भी पतला कर सकते हैं, और यहां पर ये गोल्ड फॉइल इतनी पतली है कि लगभग एक एटम के बराबर लेयर में आ गई। अब इन्होंने यहां पे इसे अल्फा रेज स्ट्राइक की बहुत सारी, वो अल्फा रेज यहां से गई, पास हुई, यहां पर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगी है ZNS की, तो जहां जहां चमक पैदा हुई हमें पता लगा कि अल्फा रे वहां वहां टकराई है। तो इसमें हम साफ देख सकते हैं कि बहुत सारी अल्फा रेज सीधी गई, कुछ इधर डाइवर्ट हुई लेफ्ट राइट, और थोड़ी बहुत इधर पीछे की तरफ की जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे भी टकराई थी। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या ऑब्जर्वेशन थे, उससे क्या कंक्लूजन निकला, वो हम अब पढ़ते हैं। देखिए, एक गोल्ड के एटम को हम नजदीक से देखें, ये गोल्ड एटम है, उस फॉइल का जो गोल्ड फॉइल लगाई गई थी उसका एक एटम है, हम ध्यान से देख रहे हैं। यहां से अल्फा रेज इस एटम से पास की, तो ये देखा गया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज 90% से भी ज्यादा अल्फा रेज पास अनडेविएटेड। पहला ऑब्जर्वेशन सुनिए कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज पास अनडेविएटेड, बहुत सारी अल्फा रेज सीधी निकल गई, जैसे कि कुछ था ही नहीं वहां पे, ना किसी से टकराई ना डाइवर्ट हुई, बस सीधी निकल गई। तो पहला ऑब्जर्वेशन था। इससे कंक्लूजन यानी रिजल्ट क्या निकलता है? इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि किसी भी एटम में या गोल्ड एटम में मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, 90% से ज्यादा स्पेस खाली पड़ा है, तभी तो बिना किसी रुकावट के अल्फा रेज पास हो गई। अब सेकंड ऑब्जर्वेशन ये था कि जो अल्फा रेज थोड़ा मिडिल पार्ट में थी वो डाइवर्ट तो अल्फा रेज पॉजिटिव होती हैं, और पॉजिटिव को डाइवर्ट या रिपेल तो पॉजिटिव ही कर सकता है। तो इससे यह कंक्लूजन निकला कि गोल्ड के एटम में या किसी भी एटम में सेंट्रल में पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, इसी पॉजिटिविटी की वजह से अल्फा रेज जैसी पॉजिटिव बीम डाइवर्ट हो जाती है। तीसरा ऑब्जर्वेशन ये देखा गया कि 20,000 बीम में लगभग एक बीम, मतलब 1 in 20,000, एक बीम जो आती है वो 180 डिग्री टर्न होकर वापस लौट जाती है, 180 डिग्री टर्न होकर। अल्फा रेज जैसी पावरफुल रे जो लोहे की मोटी मोटी चादरों को आर पार कर देती है, अल्फा रे जैसी पॉजिटिव स्ट्रांग रे या पार्टिकल को अगर कोई 180 डिग्री वापस मोड़ दे तो उससे आपको क्या पता लगेगा कि वो हाईली पॉजिटिव है, हाईली मैग्नीट्यूड है उसका पॉजिटिविटी का। जैसे कोई लड़का सड़क पे जा रहा है, सामने से एक सांड आ रहा है बड़ा सा, उस लड़के ने उसे पकड़ के पटक दिया, अब वो चाहे पतला दुबला हो, आपको क्या अंदाजा लगेगा कि बहुत ताकतवर लड़का है। तो ठीक इसी तरह ये भी बहुत ताकतवर है, क्योंकि अल्फा रेस को ये 180 डिग्री पलट के वापस फेंक दे रहा है। तो अब ये जब 3 ऑब्जर्वेशन और 3 कंक्लूजन निकले तो रदरफोर्ड के पास ये लोग गए, गीगर मार्सडेन अपने गुरु के पास गए और बताया कि ऐसा ऐसा ऑब्जर्वेशन है। तो रदरफोर्ड ने इनके ऑब्जर्वेशन से एक मॉडल बनाया एटम का,
जो कि जे जे थॉमसन के मॉडल के अपोजिट था। जे जे थॉमसन ने कहा था कि एटम का मास पूरे एटम में फैला होता है, अंदर से लेके बाहर तक, क्ले के गोले की तरह। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या बताया? रदरफोर्ड ने कहा कि जो एटम होता है उसका सारा का सारा मास और सारी पॉजिटिविटी सेंटर में कंसेंट्रेटेड है। और ये जो मास जहां पे कंसेंट्रेटेड या पॉजिटिव चार्ज जहां पे कंसेंट्रेटेड है, उसको नाम दिया उन्होंने न्यूक्लियस। उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस का साइज 10 टू द पावर ऑफ -15 नैनोमीटर की रेंज का है, जबकि एटम का साइज 10 टू द पावर ऑफ -10 मीटर का है, सॉरी मीटर। ये ठीक ऐसे ही है जैसे एक टेनिस बॉल के अराउंड 5 किलोमीटर का एरिया हो, तो न्यूक्लियस और एटम के बीच में इतना अंतर है साइज में। तो रदरफोर्ड ने बताया कि सारा का सारा मास एटम का और सारी की सारी पॉजिटिविटी सेंटर में कंसेंट्रेटेड है, बाकी पूरा एटम हॉलो है, एम्प्टी है, और उसमें बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, वो इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे सन के अराउंड प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। तो इस मॉडल से चूंकि न्यूक्लियस की खोज हुई थी, इसलिए इसको हम न्यूक्लियर मॉडल कहते हैं। और ये मॉडल प्लैनेटरी सिस्टम पे बेस्ड था, तो इसको हम प्लैनेटरी मॉडल भी कहते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिए, रदरफोर्ड ने ये क्यों कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं? वो ये भी कह सकते थे जे जे थॉमसन की तरह कि न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, तो ऐसा नहीं है। अगर एम्बेडेड होना कहते तो फिर अगर पॉजिटिव चार्ज पूरा सेंट्रल में कंसेंट्रेटेड है, वो भी हाईली चार्ज है, तो सारे इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं लेगा। तो इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। तो अगर कोई बॉडी जब रिवॉल्व करती है तो उसके अंदर एक सेंट्रीपिटल फोर्स आती है। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ ले जाती है, तो इसी सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के रिएक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरता नहीं है और चलता रहता है, घूमता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, ये बताने के पीछे यही मजबूरी थी कि वरना वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, ठीक उसी तरह से सन के अराउंड प्लैनेट घूम रहा है और अपनी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सन के अट्रैक्शन से, ग्रेविटी से बाहर है, वो गिर नहीं रहा उसमें। उसी तरह से इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया और बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अब बस लास्ट टॉपिक है ये रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स। और नीट में ड्रॉबैक से क्वेश्चन आते हैं कई बार, तो ध्यान से समझिए। एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, जो बहुत ही बड़े साइंटिस्ट। आज जो हम मोबाइल पे बात कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू जो कम्युनिकेशन हो रहा है, इसमें बहुत बड़ा रोल मैक्सवेल का है। मैक्सवेल ने ही ईएम वेव्स प्रोडक्शन का तरीका बताया था। और आज जितने भी सिस्टम है, इंटरनेट, मोबाइल, कम्युनिकेशन, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे बेस्ड है। वो कैसे प्रोड्यूस होती है वो मैक्सवेल ने बताया था। तो मैक्सवेल ने एक्सपेरिमेंटली ये चीज साबित कर रखी थी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, क्या चार्ज्ड पार्टिकल, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो या कोई भी पार्टिकल, कोई आयन जिस पे चार्ज हो, तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करता है, कैसा मोशन? एक्सेलरेटेड मोशन, तो ऐसे में वो अपने पीछे ईएम वेव्स बनाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो ईएम वेव बनाता है। देखिए, यूनिफॉर्म मोशन करेगा तो ईएम वेव नहीं बनेगी, एक्सेलरेटेड मोशन में ही ईएम वेव बनती है। ये चीज मैक्सवेल ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर रखी थी। तो मैक्सवेल रदरफोर्ड से
बहस करने लगे। उस दौरान रदरफोर्ड का इतना बड़ा कद था कि लोग उनसे बात करने में भी डरते थे, लेकिन अपने नॉलेज के दम पे, ज्ञान के दम पे मैक्सवेल उनसे जूझ गए। इसीलिए कहते हैं कि नॉलेज इज सुप्रीम पावर। उसके पास नॉलेज थी, लेट गया रदरफोर्ड से। तो मैक्सवेल ने कहा कि रदरफोर्ड भाई साहब, आपका जो इलेक्ट्रॉन है जो एटम में रिवॉल्व करता है वो एक चार्ज पार्टिकल है कि नहीं है? तो रदरफोर्ड बोले कि हाँ बिल्कुल चार्ज पार्टिकल है वो। तो मैक्सवेल ने कहा कि हमने अपने एक्सपेरिमेंट से ये साबित कर रखा है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, एक्सेलरेटेड मोशन करता है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाता है। और एवरी सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि वेलोसिटी बदलती है, डायरेक्शन बदलती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन भी तो एक्सेलरेटेड मोशन ही कर रहा है। तो रदरफोर्ड ने बोला हाँ हाँ एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। तो मैक्सवेल बोले कि अगर एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो इसको ईएम वेव्स बनाते रहना चाहिए, और जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाता रहेगा तो इसकी खुद की एनर्जी तो कम होती जाएगी, और जब एनर्जी कम होती जाएगी तो मैकेनिक्स का बहुत सीधा सा सिद्धांत है, रोटेशनल मोशन फिजिक्स चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे। एनर्जी कम हुई तो गायरस ऑफ रेवोल्यूशन, ये जो एरिया ये भी कम होगा, और अल्टीमेटली न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा। ऐसा तो नहीं होता है, एटम तो स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? जबकि एक्सेलरेटेड मोशन इलेक्ट्रॉन कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन करने से ईएम वेव्स बनाएगा, ईएम वेव्स बनाएगा तो एनर्जी कम होगी और न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो व्हाई एटम इज स्टेबल? तो ये जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम का क्वेश्चन था मैक्सवेल का, रदरफोर्ड इस पे चुप हो गए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो रदरफोर्ड का पहला ड्रॉबैक था कि ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। और दूसरा सीरियस ड्रॉबैक रदरफोर्ड का यह था कि ये नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन्स एटम में किस तरह से कहां कहां स्थित होते हैं, जो कि आगे नील बोर ने, इन्हीं के चेले ने क्लियर किया था। तीसरा एक और ड्रॉबैक है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन आप लोग जान लीजिए। एटम का जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जब एटम से कोई वेव निकलती है तो उसको जब प्रिज्म से पास किया जाता है तो स्पेक्ट्रम मिलता है एक स्क्रीन पे। तो ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है किसी भी एटम का, ये डिसकंटिन्यूअस होता है। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, लगातार नहीं बनता है। तो मैक्सवेल ने पूछा रदरफोर्ड से कि आपका इलेक्ट्रॉन ये जो है ये लगातार घूमता है कि रुक रुक के घूमता है? तो रदरफोर्ड बोले नहीं, लगातार घूमता रहता है, रेस्ट नहीं करता है। तो बोला अच्छा चलो मान लेते हैं किसी तरह से स्टेबल है, लेकिन अगर रुकता नहीं है, लगातार घूमता है, तो ईएम वेव्स लगातार निकलनी चाहिए। तो जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, स्पेक्ट्रम तो डिसकंटिन्यूअस है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो कुल मिला के रदरफोर्ड मैक्सवेल के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स अगर हम लिखें, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड, तो वो है पहला, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा, इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तीसरा, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये तीन ड्रॉबैक रदरफोर्ड के हैं। अब हम देखेंगे
कि रदरफोर्ड के ही एक स्टूडेंट ने, नील बोहर ने, ये तीनों चीजें एक्सप्लेन की। और नील बोहर एक बहुत महान साइंटिस्ट हैं, इन सभी से ज्यादा। उनकी देश में उनकी नोट पे फोटो छपती है। हमारे यहाँ तो पॉलिटिशियन से फुर्सत नहीं है, लेकिन नील बोहर की महानता इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। नील बोहर एकमात्र ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो भी कहा उसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, उसके लिए एक फॉर्मूला भी दिया जिससे कि कैलकुलेशंस भी की जाती। तो हम अगली क्लास में नील बोहर का आइटम पढ़ेंगे जो काफी कुछ एक्सप्लेन कर गया था। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। गुड बाय। बाय।